नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों का स्वागत करती हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल लॉजिकल क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट 1 को कवर करेंगे, जिसमें रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। अगर आप रीजनिंग अभी तक कभी भी नहीं पढ़े हैं तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि हम इस वीडियो में रीजनिंग को शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करना बताऊंगी। ये सारे प्रश्न आने वाले आगामी हर एक एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, अब हम प्रश्न नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कर यदि किसी सांकेतिक भाषा में चेयर को FKDLU लिखा जाता है तो उसी भाषा में RAID को किस प्रकार लिखा जाएगा। दोस्तों, ये जो मेरा क्वेश्चन है ये कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड है और ये प्रश्न हम लोगों से कह रहा है कि जिस प्रकार चेयर को सांकेतिक भाषा में FKDLU लिखा गया है उसी सांकेतिक भाषा में RAID को क्या लिखा जाएगा। दोस्तों, अगर आप चेयर को ध्यान से देखें तो सबसे पहले हम लोग चेयर का प्लेस वैल्यू लिखेंगे। ठीक, चेयर में जो सबसे पहले वाला अक्षर है वह है सी का प्लेस वैल्यू होता है 3, एच का प्लेस वैल्यू होता है 8, ए का प्लेस वैल्यू होता है 1, आई का प्लेस वैल्यू होता है 9 और जो आर का प्लेस वैल्यू होता है वह होता है 18। अगर आप एफ का प्लेस वैल्यू देखें तो होता है 6, के का प्लेस वैल्यू होता है 11, डी का प्लेस वैल्यू होता है 4, एल का प्लेस वैल्यू होता है 12, जो यू का प्लेस वैल्यू होता है वह होता है 21। दोस्तों, अगर आप इस वाले संख्या में और इन वाले संख्या में देखिएगा तो आपको क्या डिफरेंट लग रहा है। देखिए, यहाँ पे 3 और 6 यानी प्लस में कितना किया है, 3 किया है। ऐसे ही यहाँ पे 8 और यहाँ पे 11 यानी प्लस में 3 किया है। ऐसे यहाँ पे 1, यहाँ पे 4 प्लस में 3 किया है। यहाँ पे 9 और 12 यानी फिर प्लस में 3 किया है। यहाँ पे 18 और यहाँ पे 21 यानी 3 प्लस में किया है। दोस्तों, ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें जो पैटर्न का फॉलो कर रहा है +3 कर रहा है। अब इसी +3 को फॉलो करके हम लोग देखते हैं कि RAID को सांकेतिक भाषा में क्या लिखा जाएगा। जो R का प्लेस वैल्यू होता है वह होता है 18, जो ए का प्लेस वैल्यू होता है वह होता है 1 और जो आई का प्लेस वैल्यू होता है वह होता है 9 और जो डी का प्लेस वैल्यू होता है वह होता है 4। आप यहाँ पे भी देखें ना कि जो पैटर्न का फॉलो किया था +3 किया था, तो अब यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, +3 करेंगे। अगर आप 18 में 3 जोड़िएगा तो आपका आएगा 21 और 21 पे जो आता है अक्षर वह आता है यू। जो अब 1 में अगर आप 3 जोड़िएगा तो आपका आएगा 4 और 4 पे जो अक्षर आता है डी। 9 में अगर आप 3 जोड़िएगा तो आपका आएगा 12 और 12 पे आता है एल और 4 में अगर आप 3 जोड़िएगा तो आपका आता है 7 और 7 पे आता है जी, यानी UDLG लिखा जाएगा और UDLG ऑप्शन नंबर डी में है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। चलिए दोस्तों, अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कर दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या ज्ञात करें। ये जो मेरा क्वेश्चन है ये फिगर काउंटिंग से रिलेटेड है और यहाँ पे एक फिगर दिया है और यह प्रश्न हम लोगों से पूछ रहा है कि इस फिगर में कुल त्रिभुज की संख्या कितने होंगे। दोस्तों, ये जो आकृति है यह आकृति 3 खंडों में दिया है, तो सबसे पहले हम एक एक खंड में त्रिभुज की संख्या निकालेंगे और तीनों खंड को जोड़ देंगे तो हमारा इस पूरी आकृति का त्रिभुज का संख्या निकल जाएगा। सबसे पहले हम पहले वाले खंड को देखें तो पहले वाला खंड ऐसे बनाया है, ठीक, और इसमें कितना खंड किया है, 4। तो एक ये हो गया, एक 2 और एक 3 और एक 4। ठीक, सबसे पहले हमें त्रिभुज का संख्या निकालने के लिए हर एक खंड को गिनते हैं। तो ये एक खंड, ये 2, ये 3, एक 4। अब इन चारों को हम लोग जोड़ देंगे, 4 और 3 7 और 7 2 9 और एक कितना हो जाएगा, 10। यानी ये जो पहले वाला आकृति है इस आकृति में कुल त्रिभुज का संख्या कितना है, 10। और देखिए दोस्तों, ऐसा ही आकृति नीचे बनाया है लेकिन
थोड़ा सा बड़ा बना है, तो इसमें भी कुल त्रिभुज की संख्या कितने होंगे? 10। और ऐसे ही एक और आकृति बनाया है, तो इस आकृति में भी कुल त्रिभुज की संख्या कितने होंगे? 10। अगर हम 10, 10 और 10 को जोड़ेंगे तो हमारा आएगा कुल कितना? 30। 30 जो ऑप्शन नंबर बी में है, जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। यानी इस वाले आकृति में कुल त्रिभुज की संख्या कितने होंगे? 30। चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। दोस्तों ये जो मेरा क्वेश्चन है ये एनालॉजी से रिलेटेड है और ये प्रश्न हम लोगों से कह रहा है कि जिस प्रकार 5 का संबंध 130 से बताया गया है, उसी प्रकार आपको 6 का संबंध एक अंक से बताना है जो इस प्रश्नवाचक चिन्ह के पास भरे जाएंगे। दोस्तों इस प्रश्न में हम सबसे पहले ये समझने का कोशिश करेंगे कि 5 से 130 कैसे लाया है, यानी 5 से ऐसा क्या किया है जिससे कितना 130 आया है। दोस्तों अगर आप 5 का क्यूब कीजिएगा तो आपका कितना आएगा? 125। ठीक, लेकिन यहाँ पे कितना दिया है? 130। अगर आप इस 5 को फिर इसमें प्लस कर दीजिएगा तो आपका 130 नहीं आ जाएगा। तो देखिए 5 का संबंध 130 से बताया है। ऐसे ही अगर आप 6 का क्यूब कीजिएगा तो आपका आएगा 216। और देखिए दोस्तों यहाँ पे इस वाले 5 को हम इसमें ऐड किए हैं ना, 216 में हम लोग भी इस 6 को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। अगर आप 216 में 6 को ऐड कीजिएगा तो आपका कितना आएगा? 222। 222 ऑप्शन नंबर सी में है जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह के पास 222 भरे जाएंगे। ऑल करेक्ट। चलिए दोस्तों अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 नीचे दिए गए शब्दों का सही वेन आरेख बताएं। दोस्तों ये जो मेरा क्वेश्चन है ये वेन डायग्राम से रिलेटेड है और यहाँ पे 3 शब्द दिए हैं और इन तीनों शब्द से हमें मिलाकर एक वेन डायग्राम बताना है। ये प्रश्न हम लोगों से यही कह रहा है। दोस्तों वेन डायग्राम का कोई भी प्रश्न बनाने के लिए सबसे पहले जो पहला शब्द दिया है उसका वेन डायग्राम बनाएं और उसके बाद उसका दूसरे शब्द से संबंध रिलेट करके बना सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया है सांप। ठीक, अगर हम सांप का एक वेन डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद दिया है मगरमच्छ। और आप सभी को पता है कि जो सांप और मगरमच्छ होता है यह एक प्रकार का सरीसृप जानवर है जो दोनों क्या रेंग कर चलता है। तो ये क्या हो जाएगा? मगरमच्छ इसी के साथ आएगा ना, लेकिन दोनों क्या है? सरीसृप जानवर है। तो ये सरीसृप के बीच में आएगा ना सांप और मगरमच्छ। और ऐसा वेन डायग्राम ऑप्शन नंबर ए में है, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 का लुप्त संख्या ज्ञात करें। दोस्तों ये जो मेरा क्वेश्चन है ये मिसिंग नंबर से रिलेटेड है और यहाँ पे इस प्रश्न में 3 आकृति दिया है और जो तीसरा आकृति है उसमें एक क्वेश्चन मार्क दिया है और ये प्रश्न हम लोगों से यही पूछ रहा है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के पास कौन सा अंक भरा जाएगा। दोस्तों ये जो मेरा क्वेश्चन है ये मिसिंग नंबर से रिलेटेड है। सबसे पहले आप पहले वाले आकृति को देखिए और ये समझने का कोशिश कीजिए कि 13, 19 से ऐसा क्या किया है जिससे ये कितना 4 लाया है। ऐसे ही 71, 9 से ऐसा क्या किया है जिससे 10 आया है। और इसी प्रकार हम लोग ये भी सोचेंगे कि 128 और 32 से ऐसा क्या करेंगे जिससे हमें एक अंक प्राप्त होगा जो इस प्रश्नवाचक चिन्ह के पास भरे जाएंगे। दोस्तों अगर आप 13 और 19 को ध्यान से देखिए तो अगर आप 13 और 19 को जोड़ दीजिएगा तो आपका 32 नहीं आ जाएगा। ओके, और अगर आप 32 में 8 से भाग दे दीजिएगा तो आपका 4 नहीं आ जाएगा। और देखिए यहाँ पे 13, 19 का संबंध 4 से बताया है। ऐसे ही अगर आप 71 और प्लस में 9 कर दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 80। और दोस्तों ये जो पहला वाला आकृति है इसमें हम लोग 8 से भाग दिए है ना, तो हम लोग 80 में भी 8 से भाग देंगे तो हमारा 10 नहीं आ जाएगा। और देखिए ये 71, 9 का संबंध 10 से बताया है और इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए अगर हम 128 और 32 को जोड़ेंगे तो हमारा 160 नहीं आ जाएगा।
और 160 में अगर हम 8 से भाग देंगे तो हमारा 20 नहीं आ जाएगा और 20 ऑप्शन नंबर सी में है जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह के पास हम लोग क्या भरेंगे, 20 भरेंगे। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को आप एक बार खुद से सॉल्व करने का कोशिश जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। दोस्तों इस प्रश्न में यहाँ पे एक श्रृंखला दिया है और इसी श्रृंखला में यहाँ पे एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है और ये प्रश्न हम लोगों से यही पूछ रहा है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के पास कौन सा अंक भरा जाएगा। दोस्तों ये जो मेरा क्वेश्चन है ये सीरीज से रिलेटेड है। अगर आप इन सीरीज को ध्यान से देखिए तो आपको क्या लग रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे दिया है 49 और यहाँ पे दिया है 46 और 49 से 46 कैसे आया है। अगर आप -3 कीजिएगा 49 में तो 46 नहीं आ जाएगा। अगर ऐसे ही 46 में अगर -3 कीजिएगा तो आपका 43 नहीं आ जाएगा और 43 में -3 कीजिएगा तो 40 नहीं आ जाएगा। और इसी प्रकार अगर आप 40 में -3 कीजिएगा तो आपका 37 नहीं आ जाएगा और 37 में -3 कीजिएगा तो 34 आया है ना। तो 37 जो ऑप्शन नंबर बी में है जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह के पास अगर हम लोग 37 भर देंगे तो ये सीरीज पूर्ण रूप से बन जाएगा। चलिए दोस्तों अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। ये प्रश्न जिस प्रकार 100 का संबंध बारिश से बताया है उसी प्रकार ये प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि रात का संबंध किस शब्द से होगा जो इस प्रश्नवाचक चिन्ह के पास भरे जाएंगे। दोस्तों ये जो मेरा क्वेश्चन है ये शब्द एनालॉजी से रिलेटेड है और ये प्रश्न हम लोगों से कह रहा है कि जिस प्रकार ठंडर का संबंध बारिश से है उसी प्रकार रात का संबंध किस शब्द से होगा। अगर आप ठंडर और बारिश को देखिए तो आपको एक बात कॉमन समझ में आ रहा होगा कि जब बारिश आता है तो हमको ठंड लगता है ना, तो इसीलिए बारिश का संबंध किससे बताया है, ठंडर से बताया है। और जब रात होता है तो क्या होता है, अंधेरा दिखता है ना, तो हम लोग रात का संबंध किससे बताएंगे, अंधकार से बताएंगे। अंधकार जो ऑप्शन नंबर सी में है जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 करें यदि AT बराबर 20 BAT बराबर 40 है तो उसी सांकेतिक भाषा में CAT को कैसे लिखा जाएगा। दोस्तों ये जो मेरा क्वेश्चन है ये कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित है और ये प्रश्न हम लोगों से कह रहा है कि जैसे A और T का संबंध 20 से बताया गया है, BAT का संबंध 40 से बताया गया है, उसी सांकेतिक भाषा में CAT का संबंध किस अंक से होगा यही हमसे पूछ रहा है। अगर आप A और T को देखें तो जो A का प्लेस वैल्यू होता है वह होता है 1, ओके, और गुने अगर आप T का प्लेस वैल्यू देखें तो वो होता है 20। अगर आप 1 में 20 से गुने कीजिएगा तो आपका कितना आएगा, 20 ही ना आएगा। तो देखिए यहाँ पे AT का संबंध 20 से बताया है, यानी क्या कर रहा है, इन दोनों जो अक्षर है इन दोनों अक्षर का प्लेस वैल्यू लिखकर और दोनों के प्लेस वैल्यू में गुना कर दे रहा है। ऐसे ही अगर BAT को देखिए तो B का प्लेस वैल्यू होता है 2 और जो A का प्लेस वैल्यू होता है वह होता है 1 और T का प्लेस वैल्यू होता है 20। अगर आप 20 में 1 से गुना कीजिएगा तो आपका 20 आएगा ना, और 20 में अगर आप 2 से गुना कीजिएगा तो आपका 40 नहीं आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे BAT का संबंध 40 से बताया है और इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए अगर आप CAT को देखिए तो जो C का प्लेस वैल्यू होता है वह होता है 3, A का प्लेस वैल्यू 1 होता है और T का प्लेस वैल्यू कितना होता है 20। अगर आप 20 में 1 से गुना कीजिएगा तो आपका 20 आएगा ना, और 20 में 3 से गुना कीजिएगा तो आपका कितना आएगा 60, और 60 ऑप्शन नंबर सी में है जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 करें नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। दोस्तों ये जो मेरा क्वेश्चन है ये एनालॉजी से रिलेटेड है। ये प्रश्न हम लोगों से कह रहा है कि जिस प्रकार CEG का संबंध
EGC से बताया है। इसी प्रकार और इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए LNP का संबंध किस अक्षर से होगा। दोस्तों अगर आप C, E और G को ध्यान से देखिए और यहाँ पे जो संबंध इसका बताया है E, G और C से, इसको आप ध्यान से देखिए तो आपको कुछ समझ में आ रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो पहला वाला C है, इस C को लास्ट में लेकर चला गया है, ठीक। और जो बीच वाला E है इसको पहले लिख दिया है और जो लास्ट वाला G है इसको कहाँ लिखा है, बीच में। इसी प्रकार अब इसमें हम लोग करेंगे तो जो L है, L को ये कहाँ ले गया है, लास्ट में। यानी जो पहले वाला अक्षर है इसको कहाँ ले गया है, लास्ट में। तो L को हम लोग भी कहाँ ले जाएंगे, लास्ट में। ये हो जाएगा L। और जो बीच वाला अक्षर है इसको क्या किया है, पहले ले गया है। तो हम लोग भी बीच वाले अक्षर को पहले ले जाएंगे तो ये हो जाएगा मेरा N। और जो लास्ट वाला अक्षर है इसको ये कहाँ ले गया है, बीच में। तो हम लोग भी लास्ट वाला अक्षर को हम लोग बीच में ले जाएंगे तो हमारा क्या बनेगा, NPL। NPL ऑप्शन नंबर C में है जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों अब हम इस प्रैक्टिस सेट के लास्ट क्वेश्चन यानी 10 के तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का है वह विकल्प चुने जो बाकी से अलग है। दोस्तों ये जो मेरा क्वेश्चन है ये क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है और इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिया है और ये प्रश्न कह रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से एक ऐसा ऑप्शन है जो तीनों ऑप्शन से बिल्कुल डिफरेंट है, वह ऑप्शन कौन सा है। दोस्तों अगर आप पहले वाले ऑप्शन को देखिए तो इसमें दिया है 1629। अगर आप 1629 के 3 पहले वाले अंक को जोड़िएगा तो आपका कितना आएगा, 1 + 6 + 2। अगर आप इन तीनों अंक को जोड़िएगा तो आपका आएगा 9, ठीक। अगर आप दूसरे ऑप्शन के पहले 3 अंक को जोड़िएगा तो आपका कितना आएगा, 2 + 3 + 4 तो आपका आएगा 9। ऐसे ही अगर तीसरे अंक के पहले 3 अंक को जोड़िएगा तो आपका कितना आएगा, 3 + 4 + 1 तो आपका आएगा 8। अगर आप ऐसे ही ऑप्शन डी के पहले वाले 3 अक्षर को जोड़िएगा तो आपका कितना आएगा, 1 + 8 + 3 और 8 और 3 11 और 11 1 12। दोस्तों अगर आप इन चारों में डिफरेंट देख पा रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि ये जो A, B और C ऑप्शन है, इन तीनों ऑप्शन में पहले वाले 3 नंबर को जोड़ दिया है और यहाँ पे कुल मान को लिख दिया है। लेकिन जो ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी तो तीनों से डिफरेंट है ना, क्योंकि अगर हम इन तीनों को जोड़ रहे हैं तो हमारा आ रहा है 12, लेकिन यहाँ पे 12 नहीं लिखा है, कितना लिखा है, 4। इसीलिए ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में इतना ही। अगले प्रैक्टिस सेट में हम और क्वेश्चन को करेंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे और अपने पढ़ाई में व्यस्त रहे। बाय बाय।